आज ग्रंथि यानी कि ग्लैंड की लास्ट क्लास होगी, जहाँ पर आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके क्लोज करेंगे, और जिसमें से कुछ क्वेश्चन की क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको हम एक बार देखेंगे। चलिए, लास्ट क्लास ग्रंथि यानी कि ग्लैंड की लास्ट क्लास। तो कल हमने पिट्यूटरी तक किया था। पिट्यूटरी के बाद नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड। नेक्स्ट ग्लैंड इज अ थायराइड। थायराइड को थायराइड हिंदी में भी थायराइड ग्रंथि ही कहेंगे। अब सबसे पहले हम इसका स्थान देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर है। तो ये गले में है। ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्थान है ये छोटा क्वेश्चन में आता है। पूछेगा कि थायराइड कहाँ की ग्रंथि है, शरीर के किस अंग में से संबंधित है, तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पहला क्वेश्चन प्री के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन, इसका हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये है प्रीकाजोल। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हो गया प्री का अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पूछता है, सीधा पूछेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, कौन स्रावित करता है, पूछेगा तो थायराइड ग्लैंड। या पूछेगा कि थायराइड से निकलने वाली हार्मोन कौन सी है, थायरॉक्सिन। कई बार इसका जो है वो T3 और T4 ऐसे करके भी देता है, ठीक है, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। ये जो T3 है वो एक्चुअली थायरॉक्सिन है। तो इसमें T3 और T4 ऐसा तो नहीं पूछेगा, आपसे थायरॉक्सिन को जरूर पूछेगा। ये हो गया इसका हार्मोन। अब आते हैं हम इसका काम। तो जो थायरॉक्सिन है वो क्या करता है, तो जो थायरॉक्सिन है वो शरीर में मेटाबॉलिज्म, कल हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ें होती है इसमें, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलेंगे उपापचय। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लार्ज मॉलिक्यूल में बनना इट इज़ अ एनाबॉलिज्म, और लार्ज मॉलिक्यूल का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना ही कहलाता है कैटाबॉलिज्म। तो शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, उपापचय की क्रिया को, या इंग्लिश में बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, पूछेगा तो आपका आएगा थायराइड ग्लैंड। ये कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन नियंत्रित करेगा आपका, थायराइड की थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड से रिलीज होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा ये शरीर में क्या करता है, शरीर के विकास को, इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के वृद्धि एवं विकास को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसा विकास होगा, ये शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। इन दोनों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, थायराइड से रिलीज होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन पूछा है कि शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा, बोलेगा तो थायराइड है। अब इसकी कमी से, अब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं वामन, और ये कैसा हो जाएगा, डॉर्फ, डॉर्फिज्म, सही है। इसकी कमी से, दूसरा इसकी कमी से मोटापा दिखाई देता है, ओबेसिटी, ठीक है। जब थायरॉक्सिन में इसका हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटापा दिखाई देगा, बौनापन होगा। अब इसकी अधिक वृद्धि से क्या होता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसकी अधिक वृद्धि से शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान है वो बढ़ जाएगा। शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहला। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ने लग जाता है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्या इसमें दिखाई देता है, इसमें जो हमारा हृदय है वो तेजी से धड़कने लगता है, जिसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। ऐसा जैसे आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपको अपने हृदय की धड़कन पता नहीं चलती, हार्ट बीट आप नहीं फील कर पाते हैं। लेकिन जब इसका थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ने लग जाता है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां आप अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ये कहलाएगा पाल्पिटेशन। तो इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ने लग जाती है। जब मैं इसे कहता हूँ, इंग्लिश में कह देते हैं पाल्पिटेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये थायराइड में। अब इसमें तो ऐसा पूछेगा नहीं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म सब पूछता नहीं है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, मेटाबॉलिज्म और थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये कहाँ पर है, गले में। प्री में यहाँ तक ही पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर वो आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का स्थान कहाँ पर है, तो गले में इसका स्थान है, पहला जोन। दूसरा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है।
कि उसका मुख्य काम क्या है, शरीर में जो जितनी भी उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करता है, शरीर के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी कमी से क्या होगा, व्यक्ति का जो हाइट है वो कम हो जाएगी, बौना हो जाएगा, वामन कहते हैं शुद्ध हिंदी में, डॉर्फिज्म इंग्लिश में बोलेंगे, मोटापा ओबेसिटी मिलेगा। वृद्धि होने पर तापमान की वृद्धि होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर में कंपन होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और क्या होता है, पाल्पिटेशन होता है। तो ये हो गया आपका क्या, थायराइड ग्रंथि। इसमें एक और याद रखिएगा कि कमी होने से मोटापा होता है और अधिक होगा तो कृष्णता बोलते हैं, मतलब इसमें आदमी मोटा होगा और इसमें आदमी पतला हो जाता है, ठीक है, कृष्णता हो जाएगी। हिंदी का वर्ड है कृष्णता, लीन एंड थिन हो जाना, बॉडी का थिनिंग होना, बॉडी पतला हो जाएगा आपका। तो कम होगा तो कृष्णता होता है और ज़्यादा होगा तो मोटापा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका थायराइड। फिर नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास का हमने देखा था लास्ट, एक बार और उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा पिट्यूटरी, फिर पढ़ा हमने थायराइड, फिर आते हैं थर्ड पेनक्रियास। पेनक्रियास अच्छा है, पेनक्रियास जोन है, कई बार पेनक्रियास पूछा हुआ है। चलिए पेनक्रियास कंप्लीट करते हैं। पेनक्रियास, ठीक है। तो पेनक्रियास का स्थान कहाँ पर है, नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का स्थान कहाँ है, तो पहला है उदर में, पेट में होता है, इंग्लिश में बोलेंगे एब्डोमेन में। तो पेनक्रियास का स्थान कहाँ है, एब्डोमेन में, पहला चीज़। दूसरा इसका जो प्रमुख जो प्रश्न है वो बनता है कि किस प्रकार की ग्रंथि है। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है और कुछ हिस्सा इसका एंडोक्राइन बनाता है, मतलब कुछ हिस्सा इसका अंतःस्रावी है और कुछ है वो बहिस्रावी है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, क्या स्रावित करता है, तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है भोजन को पचाने में मदद करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। अब हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की तरफ आते हैं। एंडोक्राइन पार्ट की तरफ आएंगे तो एंडोक्राइन पार्ट में दो सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। एंडोक्राइन पार्ट में दो सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो जो ये बीटा सेल है, सॉरी अल्फा सेल है, ये बनाता है ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकेगॉन। वही जो बीटा सेल है ये निकालता है इंसुलिन। ये हो गया प्री का क्वेश्चन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। पेनक्रियास में दो टाइप के सेल होते हैं उसके एंडोक्राइन पार्ट में, एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होता है। अल्फा सेल निकालता है ग्लूकेगॉन और बीटा सेल निकालता है इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का स्त्राव कौन से ग्रंथि से होता है, तो पेनक्रियास से होता है, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, वो कहलाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, इट मीन्स डायबिटीज मेलाइटस। और अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो कहलाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया सब जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा। और जो ग्लूकेगॉन है ये क्या करता है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है जबकि इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन कि ग्लूकेगॉन, मान लिया आपसे पूछेगा कि ग्लूकेगॉन हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो अल्फा सेल, किसका, पेनक्रियास का। इंसुलिन कौन रिलीज करता बोलेगा, तो बीटा सेल, किसका, पेनक्रियास का। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग इसे ही कहा जाता है मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस। ये हो गया इसका प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस किस ग्रंथि से संबंधित है, किस ग्रंथि से संबंधित है, पेनक्रियास से संबंधित है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे शरीर में शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये कंडीशन कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड and when the insulin level will decrease it will cause hyperglycemia, that is known as diabetes mellitus। आपसे ये पूछेगा, इतनी बड़ी कहानी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मधुमेह जो है रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, पेनक्रियास से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आपका
पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के क्वेश्चन आप देख लिए, कहाँ स्थित है, उदर में, कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये कैसा होता है, इसका एक्सोक्राइन का पार्ट जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल और बीटा सेल है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन रिलीज करेगा, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन होता है कि कुछ हिस्सों में अल्फा सेल ऐसे बिखरे हुए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर बीटा सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, बीटा सेल बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर बीटा सेल बहुत ज़्यादा होते हैं वो कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस कोशिकाओं का द्वीप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब लैंगरहैंस कोशिकाओं का द्वीप। ये प्री का जोन है कि लैंगरहैंस कोशिकाओं का द्वीप किस में पाया जाता है, तो पेनक्रियाज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें काफ़ी सारे बीटा सेल होंगे, बीटा सेल होंगे तो डेफिनेटली वो क्या रिलीज करेंगे, इंसुलिन रिलीज करेंगे। तो ये हो गया आपका पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ स्थित होता है, किस प्रकार की ग्रंथि है, तो मिक्स्ड ग्लैंड है, क्या रिलीज करता है, कौन सा अल्फा सेल, कौन सा बीटा सेल और कौन सा इंसुलिन है। ये हो गया आपका क्या, पेनक्रियाज। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्लैंड शुरू करते हैं, जनन ग्रंथि। ठीक है, गोनाइड्स इंग्लिश में कहा जाता है, गोनाइड्स हिंदी में बोलेंगे जनन ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथियां जो जनन यानी कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगी वो क्या कहलाएगी, जनन ग्रंथि कहलाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज अ जनन ग्रंथि, इंग्लिश में कहा जाता है गोनाइड्स। ठीक है, पेनक्रियाज हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं गोनाइड्स। ठीक, तो दो तरीके से बांटते हैं, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। मेल और फीमेल को देखते हैं, चलिए देखते जाते हैं। मेल में तो मेल की जो पुरुष की जनन ग्रंथि होती है टेस्टिस, वहीं फीमेल की जनन ग्रंथि होती है ओवरी। ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस इसे हम कहते हैं वृषण और ओवरी इसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये उसकी जनन ग्रंथियां हैं। टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज कराता है वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपको वृषण आप पता है लेकिन अगर आप टेस्टिस नहीं पढ़ेंगे तो आप ये हार्मोन का आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है बोलेगा तो टेस्टिस से निकलता है। वहीं जो ओवरी है ये दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन है, इसको कौन रिलीज कर रहा है, ओवरी रिलीज कर रहा है। तो ये हो गया प्री का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, टेस्टिस। एस्ट्रोजन पूछा आपसे, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो कौन रिलीज करेगा, ओवरी। इसको भी कौन रिलीज करेगा, ओवरी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दोनों मेल और फीमेल में जो उनका प्रजनन की क्षमता है उसका विकास करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तनों को शुरू करते हैं। इट मीन्स ये जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करने वाले हार्मोन है। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इनका काम क्या है, दोनों का एक ही काम होता है, ये पुरुषों में लैंगिक लक्षण सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, वहीं ये जो हार्मोन है स्त्रियों में मतलब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। लैंगिक लक्षण जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, मेल में स्पर्म का बनना, स्पर्म का मतलब वायबल होना, स्पर्म का सक्षम हो जाना कहलाएगा। तो इस तरीके से हम दो तरीकों से बांट लेते हैं इसे, एक में मेल और एक तरफ फीमेल। फीमेल में ओवरी जो है वो क्या, वो ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये फीमेल में जैसे ओवम है उसका फॉर्मेशन करना, उसका ग्रोथ करना, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों में लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करेगा। तो अब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो अगर इसकी कमी होगी तो पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना चाहिए समय में वो नहीं आएगा, थोड़ा लेट से आएगा। वहीं स्त्रियों में क्या होगा, सेम वैसी फीमेल में भी, स्त्रियों में भी जो उनके लैंगिक लक्षण है वो अपने समय पर नहीं आएंगे, देर से आएंगे। ये हो गई कमी। वृद्धि होगा तो क्या होगा, इसमें प्री का कोई जोन नहीं है,
प्री का जोन है इसका हार्मोन, जिसको मैं बॉक्स में कर दिया वो उसका जोन है। नीचे तो थ्योरी जैसा है कि कमी होगी तो लेट से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे और वृद्धि होगा तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनन ग्रंथि, जिसे कहेंगे गोनैड्स। आपसे पूछेगा मेल पुरुषों की जनन ग्रंथि कौन सी है? द गोनैड ऑफ मेल इज टेस्टिस। वैसे ही पूछेगा स्त्रियों की जनन ग्रंथि कौन सी है, तो क्या लेंगे आप आंसर? मतलब द गोनेड ऑफ फीमेल इज ओवरी। फिर उसका हार्मोन्स, प्री के हिसाब से देखें तो हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? टेस्टिस। वैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? ओवरी। ये हो गया आपका जनन ग्रंथि। ठीक है, अब अधिकता से क्या होगा? कम उम्र में ही पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखने लग जाएंगे, वैसे ही फीमेल में अधिक इस तरह होगा, तो फीमेल में कम उम्र में ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण डेवलप होने लग जाएंगे। इट मीन्स अर्ली एज में मेल और फीमेल में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं डेवलप हो जाएंगे। ये हुआ जनन ग्रंथि। एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ते जाते हैं हम, वहाँ प्री के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ सकता है, उसको थोड़ा डिटेल फॉर्म में पढ़ते जा रहे हैं। ये हुआ जनन ग्रंथि। अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड, ठीक है, गोनेड्स हो गया। गोनेड्स के बाद पांचवा आ जाते हैं पैराथायराइड। देखिए जो थायराइड ग्रंथि है, ये यहाँ पर गले में थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ दो छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के ग्रंथियाँ होती है, वो कहलाती है पैराथायराइड। द बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड देयर आर पी-शेप्ड स्मॉल ग्लैंड्स विच आर नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन इसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले स्थान कहाँ है? गले में, नेक में है पहला। दूसरा स्थान, दूसरा क्वेश्चन है इसका हार्मोन, तो इसका हार्मोन कहलाता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, आप पैराथायराइड पैराथार्मोन। तो जब प्री में जब क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो उसके सिमिलर, उसके आसपास वाले वर्डिंग वाले को देता है आपको, कुछ और दे देगा, पैराऑक्साइड दे दिया, कुछ दे दिया, तो आप याद रखिएगा पैराथार्मोन। आप उसके हार्मोन क्या जो नाम है, स्पेसिफिक नाम, उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो सीधा हार्मोन को पूछता है। ओके, तो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन क्या है? पैराथार्मोन है। अब इसका जो काम है वो अलग है, इसके काम से क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे पूछता है। देखिए इसका काम क्या है, ये शरीर में कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा पूछेगा तो पैराथार्मोन। थोड़ा घुमा के देगा एक स्टेप आगे कि शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी ले लेंगे आप? पैराथायराइड ले लेंगे। कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है, पहला काम। दूसरा, ये हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, उनके सिकुड़ने की क्रिया को, संकुचन कराने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। सही है, ये इसके दो प्रमुख काम दिखाई दे रहे हैं। मतलब शरीर की मांसपेशियों में संकुचन यानी कि गति यानी मूवमेंट को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। तो अब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो शरीर की मांसपेशियां जिसमें प्रॉपरली सही तरीके से उनका मूवमेंट होना था, जैसे ये मसल है तो इसका सही तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ तो सिकुड़ रहा है, छोड़ रहा हूँ तो फैल रहा है। तो शरीर की जो मांसपेशियों की गति है, ये क्या, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है? आपका पैराथार्मोन। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो जो मांसपेशियां हैं सही तरीके से गति नहीं कर पाती है, तो अब हो जाएगा कंपन और ऐठन। मांसपेशियों में कंपन होने लगता है, उसका ऐठन होने लगता है, क्रैम्पिंग, क्रैम्प आने लग जाते हैं उसमें, और ट्विस्ट होने लग जाता है, मसल्स है वो अकड़ने लग जाती है, क्रैम्पिंग बोलते हैं इसको। ये किसी वजह से होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से होता है। अब मान लिया जाए अधिक मात्रा में निकल रहा है, पैराथार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी में यानी कि वृक्क में पथरी बनने लग जाती है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा आ जाएगा ब्लड में और जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। कहाँ? किडनी में। तो किडनी में जब इकट्ठा होने लगेगा तो उससे पथरी बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, किडनी में पथरी बनने की संभावना, और ये पैराथार्मोन हार्मोन तो उसका पूछता ही है। तो ये हो गया आपका पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ है? गले में है। गले में कहाँ है? थायरॉक्स, जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे है। ये क्या करता है? तो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैं कहूँ रक्त में जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में मांसपेशियों की गति का संकुचन करने का काम करता है। इट विल कोऑर्डिनेट द लेवल ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट इन द ब्लड एंड इट विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल। ओके, इसकी कमी से क्या होगा? मांसपेशियों में कंपन और ऐठन होगा, मतलब क्रैम्पिंग होगी, मसल्स ट्विस्ट होने लग जाएगा। जबकि इसकी वृद्धि होने से क्या हो सकता है कि किडनी में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये हुआ आपका एक ग्लैंड, दैट इज अ पैराथायराइड। इसके अलावा ये जो है वो तंत्रिकाओं में, मतलब जो नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। एक्चुअली ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये आयन्स हैं। हमारे शरीर में जब भी आयन का एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो शरीर में क्या होता है? संवेदनाएं बनती हैं। तो ये संवेदनाएं बनाने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम करता है। तो उस नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इट मीन्स इट विल इफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड टिश्यू बोथ। ये हो गया आपका पैराथायराइड ग्लैंड। दो बचे। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड करते हैं। पैराथायराइड हो गया। छठवीं ग्रंथि एड्रिनल। ठीक है, सिक्स्थ क्या है अपना? एड्रिनल। एक तरफ लिखते जाते हैं, आपको रिकॉल करना इजी होगा। एड्रिनल ग्लैंड। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्रिनल ग्लैंड को और क्या कहा जाता है बोलेगा तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये है प्री का क्वेश्चन। और क्या कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। सुप्रारीनल, सुप्रा मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी। तो ये जो ग्रंथि है वो कहाँ रहती है? किडनी के ऊपर रहती है। तो यहीं से इसका स्थान आ गया। ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ है? किडनी के ऊपर, एबव द किडनी। बोथ किडनी, दो किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। तो दोनों किडनी के ऊपर ऐसा छोटा सा ग्रंथि होता है जो कहलाता है सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है इससे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कहलाता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, 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 कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। अलग अलग है लेकिन आप उसका नाम याद रखिएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉन। इसके बाद निकलता है एड्रिनलिन, एड्रीनेलिन, नॉर एड्रिनलिन। नाम है, ऐसे ही नाम आपको याद रखना है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो है आपका एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये इंपॉर्टेंट है एड्रिनलिन वाला, आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो ये पूछता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? तो सुप्रारीनल ग्लैंड। आपको एड्रेनलिन हार्मोन देगा तो कभी भी एड्रिनल ग्लैंड नहीं देगा। आपको अगर वो एड्रेनलिन हार्मोन पूछ रहा है तो आपको सुप्रारीनल ग्लैंड देगा ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ये कहा जाता है। नहीं तो एड्रेनलिन है तो एड्रेनलिन खोजते मत रहना, ये तो नहीं है तो निम्न में से कोई नहीं ले लेना है। आपको याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछेगा कि एड्रेनलिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है तो सुप्रारीनल ग्लैंड रिलीज करता है। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो शरीर में क्या करता है? तो हमारे शरीर में भय, रोमांच, इन सब को क्या करता है? नियंत्रित करता है एड्रेनलिन। क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको अलग कर लेते हैं। एड्रेनलिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। तो जब भी हम, जैसे आप सांप देखें है ना, अचानक से आप चल रहे हैं रास्ते में सांप देखें तो आप अचानक से क्या होते हैं? आप स्टिमुलेट, उत्तेजित हो जाते हैं और उस जगह से हट जाते हैं, या तो दौड़ने लग जाते हैं या फिर आप जब डरते हैं तो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप इतना सोच नहीं पाते लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ने लग जाते हैं। ठीक, तो जब भी आप डरते हैं या फिर आप कुछ रोमांच का अनुभव करते हैं तो आपके शरीर में तेज़ी से हरकत होने लग जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? एड्रेनलिन की वजह से होता है। तो जब आप इमरजेंसी में आते हैं तो आपका शरीर तेज़ी से काम करने लगता है, आप तेज़ी से दौड़ते हैं, सोचते नहीं, आप तेज़ी से दौड़ने लग जाते हैं, बहुत स्पीड से दौड़ते हैं। तो इमरजेंसी में काम आने की वजह से इस हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। ये है आपका प्री का क्वेश्चन। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा गया है? तो एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा गया। ठीक है, यह है इसका क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं इमरजेंसी में? या तो डरते हैं या तो भाग जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं डरो या
भागो हार्मोन, ठीक है, उड़ो या दौड़ो हार्मोन, फियर और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा गया है, एड्रेनलिन को कहा गया है। उत्तेजक हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तेजी से काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन ही। तो ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्वेश्चन को अलग कर दीजिए, सुप्रारीनल ग्लैंड किसे कहा जाता है, उल्टा पूछेगा तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को और कहा का एड्रिनल, ठीक है, और क्या कहा जाता है, तो सुप्रारीनल कहा जाता है। कौन कौन से हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इसी को ही नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या काम करता है, शरीर में भय और रोमांच को उत्पन्न करता है और उसे नियंत्रित करने का काम करता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में आपातकाल में काम आता है, इसलिए आपातकालीन हार्मोन हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इसे डरो या भागो, लड़ो या दौड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, फियर और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका एड्रेनलिन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हार्मोन है वो है थाइमस। थाइमस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 14 साल के बाद डिसअपियर हो जाता है। अब इसका स्थान देखते हैं। इसका स्थान होता है छाती में, तो जो दोनों तरफ के फेफड़े हैं ना उसके बीच में होता है हृदय, हार्ट होता है, उसी के पास जो है वो छाती में हृदय के पास स्थित होता है वो थाइमस ग्लैंड। इसका मतलब ये चेस्ट में हार्ट के पास होता है, चेस्ट में हार्ट के पास पाया जाने वाला ग्रंथि है जो कहलाती है थाइमस ग्लैंड। इसकी एक विशेषता है कि ये धीरे धीरे एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। आपसे पूछेगा कि बढ़ती आयु के साथ या धीरे धीरे आयु बढ़ने के बाद कौन सा हार्मोन जो है वो गायब हो जाता है या कौन सा हार्मोन हट जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका थाइमस। ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते बढ़ते शरीर, जब शरीर बढ़ता है तो उसकी वो छोटा होते जाता है और एक ऐसा समय आता है 14 साल 15 साल के बाद कि वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो है थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। तो ये हो गया इसका स्थान। इसका काम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि किस काम से, किस कार्य से संबंधित है। तो देखिएगा कि जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या काम करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है, जैसे भी कोविड वायरस है, कोविड वायरस शरीर में घुस गया, ठीक है, तो रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है जिसे कहा जाता है इम्यूनिटी, हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, इसीलिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, इसीलिए मेडिसिन दी जाती है, इसीलिए आयुर्वेद के काढ़े बनाए जा रहे हैं। ये सब क्या करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, थाइमस ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया इसका काम कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, इट मीन्स इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, तो आपका थाइमस बढ़ाता है। तीसरा है इसका हार्मोन। तो थाइमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन रिलीज करता है। अब ये तो नहीं देगा, ये तो आप लगा लोगे थाइमस से रिलेटेड है, थाइमोसिन पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कि थाइमोसिन को कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड दे देता है, कई बार पैराथायराइड दे देता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप उधर थायराइड पैराथायराइड लगा दोगे। याद रखिएगा कि थायराइड को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन सा पूछेगा तो थाइमोसिन है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है हर ग्लैंड, ठीक है, इसी ग्लैंड के आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम पहला फैक्ट देखते हैं, पहला है मास्टर ग्लैंड। तो इसको तो हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखा था। तो पहला पूछता है क्वेश्चन कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन दूसरे जो इंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उसके कार्य को प्रभावित करते और नियंत्रित करते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। तो अब मैं कीवर्ड बस लिखते जाता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कहा गया है। पूछेगा आपसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स, पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले बहुत सारे हार्मोन, ये क्या करते हैं, दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को, उसके काम को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो
क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपस में मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा के जैसा काम करते हैं, रिदम में, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसीलिए वो कहलाता है एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। तो मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कौन है पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। इसके बाद हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात किया था कि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में ही होता है, तो वो कहलाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड बोलेगा तो पिट्यूटरी, उसके बाद मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेगा तो क्या आ जाएगा हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेगा तो हाइपोथैलेमस। ये हो गया दूसरा। एक और हार्मोन है जो पूछता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में देखते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन, रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मुख्य रूप से जो यूट्रस है, गर्भाशय, उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, पार्चुएशन कहलाता है इंग्लिश में। तो चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के समय यूट्रस सिकुड़ती है, सिकुड़ता है, तब जो बच्चा है बाहर निकलता है। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या काम करता है, गर्भाशय का संकुचन कराता है। इट मीन्स ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। पहला यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, दूसरा ये जन्म के बाद ये क्या करता है, जो दुग्ध है, माता का दुग्ध यानी कि ब्रेस्ट मिल्क है, उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका दो काम है। पहला इसमें पूछता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी रिलीज करेगा। ये क्या काम करता है, इसके दो काम है। पहला काम क्या है कि यूट्रस का यानी कि गर्भाशय का संकुचन करवाता है, और दूसरा ये प्रसव के बाद यानी कि जो मतलब माता है उसके शरीर में, उसके स्तनों में, उसके ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। ये है ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बाद हम देखते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन अभी हमने देखा था, एस्ट्रोजन के बारे में बात की। एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। शरीर में लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो अंडाशय है यानी कि ओवरी, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ओवरी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होता है, जैसे ओवरी में ओवम जो है यानी कि अंडाणु धीरे धीरे विकास करता है। तो इन सब के लिए कौन मदद करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को मदद करने के लिए एक और हार्मोन है, वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये हार्मोन्स पूछ चुका है कई बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। आपसे पूछेगा कि अंडाशय में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित या नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, दैट इज द एस्ट्रोजन। The hormone which will affect the changes and which will cause the development and changes in the ovary is known as estrogen। और एस्ट्रोजन को मदद करने वाला हार्मोन कौन सा पूछेगा तो प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन की हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करता है। वैसे ही जो टेस्टोस्टेरोन है तो उसको एक और नाम दिया गया है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन कैसा हार्मोन है, मेल हार्मोन है, या टेस्टोस्टेरोन को भी हम एंड्रोजन कह सकते हैं। अगर एंड्रोजन शब्द आएगा तो क्या होगा आपका कि किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसको भी याद रखिएगा। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है, ऐसा आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछता है, उसको हम पढ़ते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। और एड्रेनलिन के बारे में तो हमने देख लिया। एड्रेनलिन को ही क्या, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को और क्या कहा जाता है, अभी हमने बात की थी इमरजेंसी हार्मोन, या डरो या भागो, लड़ो या भागो हार्मोन, फियर और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड से ये रिलीज होता है, इसके बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। उसके बाद आपने एक और हार्मोन देखा था, उसके बारे में भी हमने बात की थी, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि मूत्ररोधी हार्मोन कौन सा है, तो एडीएच है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूरिन में, जैसे ब्लड है तो ब्लड से फिल्टर होकर यूरिन बनता है, तो ये इसी फिल्ट्रेशन में काम करता है और उसमें यूरिन में कितना वाटर जाएगा, कितना पानी का अनुपात जाएगा, उसको नियंत्रित करता है। तो जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो नियंत्रित करने वाला है नहीं, रोकने वाला है नहीं, तो यूरिन में पूरा जो है वो वाटर चला जाता है। तो मूत्ररोधी हार्मोन कौन सा बोलेगा, तो एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या है बोलेगा, तो पूछा है ये क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन,
प्रोप्रेसिन, ठीक है। मूत्र, निम्न में से मूत्ररोधी हार्मोन कौन सा है? एडीएच, या फिर एडीएच नहीं देगा तो वेसोप्रेसिन देगा। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस, इसके बारे में हमने बात की थी, डायबिटीज इंसिपिडस। उसके बाद ये मूत्ररोधी हार्मोन हो गया। उसके बाद मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, ये भी पूछता है। ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? तो दो होते हैं इसमें, एक हमने बात की थी ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। दो हार्मोन है, एक तो ऑक्सीटोसिन, अभी हमने बात किया ऑक्सीटोसिन के बारे में, एक है ऑक्सीटोसिन और एक दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। दूध में लैक्टोजन होता है, दूध में मदर मिल्क में क्या रहेगा? लैक्टोजन। तो लैक्टोजन को प्रोड्यूस करने वाला, ऐसे याद रखिएगा, तो प्रोलैक्टिन। तो माता में या जो दुग्ध पान कराने वाली माताएं होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसमें दुग्ध का निर्माण करने के लिए कौन से दो हार्मोन काम करते हैं? तो कौन से दो हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हमने क्या देखा? ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। हार्मोन कहाँ गया? ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जब जाता है हार्मोन, तो किसी न किसी के साथ बंधेगा, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बनाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा, वहाँ मिलेगा आपको ये। आप ऐसे एक डायग्राम याद रखिएगा कि जब हार्मोन किस में जाता है? ब्लड में जाता है, तो किसके साथ वो बंध बनाता है, किसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, तब तो आगे बढ़ेगा ना। किसी न किसी के साथ जुड़ के तो रहेगा। जैसे आपको कहीं जाना है और आपके पास साइकिल है, आप बोले साइकिल में नहीं जाऊंगा, तो आप बोले गाड़ी चाहिए, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपने किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे भाई मेरे को आपके साथ गाड़ी में ले जाना। तो गाड़ी चाहिए ना एक, आप गाड़ी से तभी तो कहीं जा पाओगे ना, आपको कॉलेज जाना है, जहाँ जाना है, ठीक है। तो वैसे ही ये हार्मोन है, इस हार्मोन को ब्लड में आगे बढ़ना है, सर्कुलेट होना है, उसके जहाँ उस अंग तक जाना है वहाँ तक वो जाएगा। तो किस में जाएगा, किसके साथ जाएगा? तो ये हार्मोन क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बंध यानी कि बॉन्ड बना लेता है, फिर ये आगे बढ़ता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में, रक्त में किसके साथ बंध बनाते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? तो किसके साथ जुड़ते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जेनेटिक क्लॉक बोलते हैं इसको, जेनेटिक क्लॉक, या इसी को कहते हैं, ज़्यादा बेटर वर्ड है बायोलॉजिकल क्लॉक। जेनेटिक क्लॉक ना बोल के मैं बोलूँ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है समझिएगा। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, अच्छा ओके, जय सोनी जी, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? तो ये एक्चुअली हम जब पढ़ेंगे ना, ब्लड में आपको पढ़ाऊंगा, तो ब्लड के घटक होते हैं। ब्लड में जैसे रक्त के घटक होते हैं, आरबीसी है ना, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे कंडीशन होती है। तो उसमें जो बड़ा हिस्सा होता है प्लाज्मा प्रोटीन, लगभग 45 to 50% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। आप अभी कोविड में सुनते हैं ना, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो ये वही प्लाज्मा है। प्लाज्मा प्रोटीन में हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो जो प्लाज्मा है वो रक्त का एक घटक है, ठीक है। रक्त को दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक तरफ उसके सेल्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और दूसरी तरफ उसका द्रव हिस्सा है जो कहलाता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल है, आप वो नाम याद रखिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो हार्मोन्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता है और ये फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जय सोनी जी, अच्छा लगा आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप डाउट पूछते जाइए, मेरे को अच्छा लगता है अगर आप डाउट पूछेंगे मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक? तो ACTH को भी सुपररेनल ग्लैंड बोलते हैं। नहीं, सुपररेनल ग्लैंड ACTH वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी रिलीज करता है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, वो पिट्यूटरी रिलीज करेगा ब्रेन से, वो पहुंचेगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल को बोलेगा भाई तू एक काम कर, अपना हार्मोन रिलीज कर। कौन सा? एड्रिनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ACTH को कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी बोलेगा, रिलीज करेगा, और वो जाएगा कहाँ? एड्रिनल ग्लैंड के पास, फिर एड्रिनल अपना हार्मोन रिलीज करेगा। यही क्वेश्चन है, ACTH, पिट्यूटरी, और एड्रिनलिन कौन? आपका सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आपका एक समय हो जाएगा कि आप जब भी उठते होंगे, मान लीजिए जब 5:30 बजे उठते होंगे, 6 बजे उठते होंगे, 9 बजे उठते होंगे, जब भी आप उठते होंगे, तो जैसे ही आपका समय हो जाता है, आपके शरीर को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस समय उठता है, तो आप धीरे धीरे उठना शुरू कर जाते हैं। वो आप आलसी होते हैं तो वापस चादर ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको एक निश्चित समय पर, जब आपका जैसा रूटीन है वैसे ही आपको जगा देता है। या जब आपको भूख लगती है तो आपको वो उस समय में आपको भूख लगने लग जाती है।
जब आपको नींद आना होता है तो वैसे ही आपकी आंखें भारी होने लग जाती है, आपको नींद आने लग जाती है। वो अलग बात है कि आप मोबाइल चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब को कंट्रोल कौन करता है? हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो कहलाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है। पूछता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ पाया जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है हाइपोथैलेमस में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक, हिंदी में बोलते हैं जैविक घड़ी, तो बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहाँ पाया जाता है पूछेगा तो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। ये वही हाइपोथैलेमस है जिसको हमने कहा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये पूछेगा हाइपोथैलेमस, तो उसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जैसे एक होता है जेट लैग। जेट लैग क्या है? जैसे आपका जो शरीर है, खत्म हो गया सर, फिर से इसको करना पड़ेगा। ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक में जेट लैग के बारे में बात कर रहा था। जेट लैग क्या है? जैसे हम लोगों का शरीर, हम लोगों को पता है भाई कि सुबह 5:30 बजे यहाँ उठते हैं और हमारा शरीर वैसे ढला हुआ है। हमारा शरीर जो है वो सुबह 5:30 बजे हमारी नींद खुल जाती है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। मान लिया अपन अपने हिसाब से 8 बजे तक आप ले लिए। जब आप क्या करते हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं विदेश में, लेकिन जो आपका दिन रात वाला सिस्टम है वो तो वहाँ चेंज हो जाएगा। जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात, और वहाँ रात है तो यहाँ दिन, लेकिन आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो सेट है, उसको क्या पता। तो जब आप इस तरीके से लंबी दूरी तय करके किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाता है। आपको दिन में, अब वहाँ तो दिन है लेकिन आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भारत में तो रात है, तो अब आपको सोने के लिए उत्प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, आपको नींद आने लग जाएगी, तो आप दिन में सोने लग जाएंगे। वैसे ही आपको रात में, आपका यहाँ रात है लेकिन वो तो सुबह कर रहा है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको जगाने लग जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन का स्टेट कहलाता है जेट लैग। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ रहता है? हाइपोथैलेमस में रहता है। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में ही बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारा हो गया, चल इसी में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन, हमने इसके बारे में बात की थी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है मतलब उपापचय, मेटाबॉलिज्म आपको मैं बता दिया ना कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों, एना मतलब जुड़ना और कैटा मतलब टूटना। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो दैट इज द एनाबॉलिज्म, इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जब लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा तो इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। माइक ऑफ करो अपना, नहीं समीर भाई, कौन समीर भाई, माइक ऑफ कर लो भाई, म्यूट हो जाओ। ओके, तो दोनों जो मेटाबॉलिज्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन, ठीक है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है बोले गए हिंदी में? तो थायरॉक्सिन है। द हार्मोन विच विल इन्फ्लुएंस, द हार्मोन विच विल कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी इज द थायरॉक्सिन, ठीक है, समझ में आया। फिर और क्वेश्चन देखते हैं, शरीर को रासायनिक सुरक्षा प्रदान करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन है, ठीक है। अभी हमने देखा था एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हमने इमरजेंसी हार्मोन कहा। तो शरीर को रासायनिक सुरक्षा प्रदान करने वाला, केमिकल प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है बोलेगा? तो एड्रेनलिन। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर में ऐसा लगता है कि डर हो गया है, भय आ रहा है, कोई रोमांच होने वाला है, तो शरीर तेजी से गति करने लगता है, तेजी से उसके नर्व्स हैं वो क्या होने लगते हैं? एक्टिवेट होने लग जाते हैं, आदमी भागने लग जाता है। तो शरीर को रासायनिक सुरक्षा प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है बोलेगा? तो एड्रेनलिन है, ठीक है। अब लास्ट जो है इसके 3 क्वेश्चन, आपका पूरा ग्रंथि का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसको आप देखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर होगा लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, ठीक है। लीवर जो है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो लीवर कैसा ग्रंथि है? एक्सोक्राइन। यकृत जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आपसे पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो लीवर या यकृत, लेकिन आपसे पूछा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा तो थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा तो थायराइड। वैसे ही शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो यकृत या लीवर, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा तो थायराइड, और शरीर की सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा तो पिट्यूटरी। ठीक है, ये हुआ आपका एक टॉपिक कंप्लीट, ग्रंथि। ठीक है, यही जो है वो मेंस में आता है समन्वय के नाम से, समन्वय कोऑर्डिनेशन। तो ये मेंस का एक टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो प्री के हिसाब से मैं आपको प्री के हिसाब से काफ़ी सारा मटेरियल दे चुका हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। डिटेल में पढ़िए, नोट्स आपको आज मिल जाएगा। और जो है इसमें से क्वेश्चन आता ही है, हार्मोन से रिलेटेड पूछता है, तो मैंने आपको ग्रंथि कहाँ स्थित है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, उससे क्या क्या काम है, और उनसे होने वाली बीमारियाँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं आपको कलेक्ट करके एक साथ दिया हूँ। तो ये हुआ आपका एक टॉपिक कंप्लीट, ग्रंथि। और ये मेंस में कैसा है, ग्रंथि एवं समन्वय के नाम से है, ग्लैंड्स एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेंस का एक टॉपिक और प्री का एक जोन जो है वो कंप्लीट होता है। ACTH वाला बता दो, ACTH एक बार और। ओके, तो ACTH पिट्यूटरी जो हार्मोन है, पिट्यूटरी ब्रेन में है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कहलाता है ACTH, मतलब एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी से निकलेगा ACTH, और ये ACTH आता है और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ पहुँचता है। एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है भाई क्या हो गया, उधर सांप दिख रहा है, सांप। जैसे ही पता चलता है पिट्यूटरी को कि सांप दिख रहा है, वो ACTH रिलीज किया, ACTH आया एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन एड्रेनलिन, आप तेजी से भागने लग जाएंगे डर के। समझ में आए? तो ACTH को रिलीज करता है पिट्यूटरी, वो ब्लड में आता है और ब्लड से पहुंचता है कहाँ, सुप्रारीनल ग्लैंड के पास, और सुप्रारीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, भाई भाई काम कर, क्या करना है, एड्रेनलिन को बाहर निकाल। तो एड्रेनलिन बाहर निकलेगा सुप्रारीनल ग्लैंड से, लेकिन ACTH बाहर निकलेगा पिट्यूटरी से। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, कंप्लीट आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस एक हमारे नर्वस सिस्टम का अंग है, नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं। और हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्रंथि नहीं है, वो एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द ऑर्गन, हाइपोथैलेमस इज नॉट अ ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट और हाइपोथैलेमस इज द ऑर्गन विच इज रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित एक अंग है। और कुछ डाउट पूछिए, फिर चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप नो डाउट लिख दीजिए। ओके, यशोदा जी, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो है होगा ADH की अधिकता से, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अधिकता से क्या होगा कि यूरिन का कंसंट्रेशन उसमें चेंज हो जाएगा। तो जब ADH ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें 2 कंडीशन होंगी। ठीक है, ADH कम होने से यूरिन जो है वो पतला हो जाता है और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो जब ADH बढ़ जाएगा तो क्या होगा समझिएगा, ADH बढ़ जाएगा तो अब यूरिन में पानी कम हो जाएगा और लेकिन ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, ब्लड थिनर हो जाएगा और यूरिन विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। समझ में? उल्टा हो जाएगा, कम होने से यूरिन पतला होता है, ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड पतला हो जाएगा। ठीक, ओके, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। पहली क्लास थोड़ी स्लो थी रिदम बनाने के लिए, अब आपकी और मेरी रिदम बन गई है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक टॉपिक हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।